Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain sixth part of डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज. स्टूडेंट, जो हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो सीरीज़ चली हुई है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, आज हम पार्ट 6 को एक्सप्लेन करेंगे. इससे पहले 5 वीडियोज इस पर आ चुकी हैं. स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डीपली यदि पढ़ाया जाए तो ये बहुत स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं. और यहाँ मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको डीपली पढ़ाया जाए, थोरोली एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए. तो आज हम इसके 6 पार्ट में देखेंगे. और 6 पार्ट में हम क्या देखेंगे? सम इम्पोर्टेंट बट यूनिक रूल्स. देखिए स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट के साथ साथ यूनिक रूल्स भी हैं. और ये यूनिक रूल्स हो सकता है आपको रेयर मिलेंगे. यदि आप बुक में भी सर्च करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको इतने ईजीली ये मिलेंगे नहीं. लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये रूल्स बताना चाहता हूँ ताकि आने वाले समय में ये चीज़ें जब आपके सामने आए तो आपको पता हो कि इनको कैसे फेस करना है, इनसे कैसे आपको पार पाना है, इन पे कैसे ओवरकम करना है. तो हम फर्स्ट रूल देखते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट रूल में क्या है? यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड दिस होता है, हमने क्या पढ़ा है कि वर्ड ऑफ नियरनेस वर्ड ऑफ फारनेस में चेंज हो जाते हैं. यानी निकटता प्रकट करने वाले शब्द जो रिपोर्टेड स्पीच में दिए हैं वो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं. ये हमने पढ़ा है. लेकिन मैं कब की बात कर रहा हूँ? मैं तब बात कर रहा हूँ, ये तब रूल है, ये तब नियम है कि जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग ही किससे होती है? दिस से होती है. तो रूल के अकॉर्डिंग तो वो दैट में चेंज हो जाना चाहिए. लेकिन एक हमने क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाया है. कॉमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग किया है. और दूसरा दिस को बदल करके दैट हो गया. तो दैट 2 बार आ जाएगा तो गलत हो जाएगा. हमें क्या करना है? यदि रिपोर्टेड स्पीच दिस से शुरू होता है तो उस दिस को हम दैट में कन्वर्ट नहीं करते, उसको दिस में ही रहने देते हैं. देखिए एग्जाम्पल से, ही सेड दिस बॉय इज वेरी वाइज. अब देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ से शुरू हुई? दिस से. रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग ही दिस से होती है. और मैंने क्या बताया? रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम किस में बदल देते हैं? दूरी प्रकट करने वाले में बदल देते हैं. तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है? ये दिस दैट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. यदि ये दिस दैट में कन्वर्ट होता है तो अब तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही सेड दैट. ये दैट कहाँ से आया? क्योंकि हमने कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव किया, दोनों स्पीशीज को हम जोड़ेंगे. और दिस भी हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? दैट. बॉय वॉज वेरी वाइज. अब स्टूडेंट्स इसको देखें, दैट 2 बार आया है. ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है अक्सर उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये कन्फ्यूजिंग है. ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है. सही क्या होगा इस सिचुएशन में? यदि दिस से शुरू होती है रिपोर्टेड स्पीच तो हम उसको चेंज नहीं करते. सही यह होगा कि ही सेड दैट दिस बॉय वॉज वेरी वाइज. तो सीधा सा रूल क्या हो गया आपका? जो फर्स्ट रूल है आपका, इंपॉर्टेंट रूल और यूनिक रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच दिस से शुरू होती है तो उस दिस को हम दैट में कन्वर्ट नहीं करते, उसको दिस ही रहने देते हैं. यदि हम उसको दिस को दैट में कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट 2 बार आ जाता है, जो किसी भी सिचुएशन में लैंग्वेज के लिए सही नहीं होता. 2 वर्ड यदि साथ साथ आते हैं तो उनके बीच में या तो डैश लगेगा, जैसे धीरे धीरे, या जैसे हम कहें नावाडेज तो डैश लगता है. तो यहाँ डैश भी नहीं लग सकता. तो इसलिए हम क्या करते हैं? दैट दिस बॉय वाज वेरी वाइज. तो फर्स्ट रूल स्टूडेंट्स आपका क्लियर हुआ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच दिस से शुरू होती है तो उस दिस को हम चेंज नहीं करते हैं. रूल नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स. इसी सेंटेंस को हम ये कर रूल नंबर 2 में
इसी एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं स्टूडेंट्स। क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच दैट से शुरू होती है, अभी हमने तो क्या देखा था रूल कि यदि रिपोर्टेड स्पीच दिस से शुरू होती है, यहाँ हमारी क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच दैट से शुरू होती है, तो अब एक तो दैट आ गया, रिपोर्टेड स्पीच दैट से शुरू है, और दूसरा दैट हम कहाँ लगाएंगे, जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो वहाँ हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, दैट दैट दो बार रिपीट हो जाएगा। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच दैट से शुरू होती है तो उस दैट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, द में। अब स्टूडेंट्स यहाँ कई स्टूडेंट्स क्या भूल करते हैं कि जैसे हमने दिस को दैट, जैसे हमने दिस को दिस में रखवाया है, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे दिस को दैट में चेंज करते हैं तो दैट को दिस में चेंज कर देते हैं, वो गलत है। दैट यदि दिया हुआ है तो दैट को हम दा में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसी एग्जांपल को देखते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट बॉय इज वेरी वाइज। अब स्टूडेंट देखिए दैट से शुरू हुई है, रिपोर्टेड स्पीच दैट से शुरू हुई है, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम दैट लगाएंगे। ये हमने पढ़ा है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दोनों स्पीचीज को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो हम दैट का यूज करेंगे, दूसरा दैट ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट बॉय वॉज वेरी वाइज। अब स्टूडेंट्स फिर से देखिए दैट दो बार, तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हमारा क्या है, फिर से गलत हो गया। ये गलत है क्योंकि दैट हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, दैट को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, द में। दैट द बॉय वॉज वेरी वाइज। तो स्टूडेंट्स दूसरा रूल आपका क्या रहा, इंपॉर्टेंट और यूनिक रूल, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच दैट से शुरू होती है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उस दैट से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच के दैट वर्ड को हम द में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके तो हमें दैट लगाना ही लगाना है। तो जो दिया हुआ दैट है उसको हम द में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स आपके सामने रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। रूल नंबर 3 में क्या है, ये एड्रेसिंग वर्ड से रिलेटेड है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एड्रेसिंग वर्ड दिया हो तो उससे हम कैसे निपटें। बहुत बार दिया होता है एड्रेसिंग वर्ड। एड्रेसिंग वर्ड होता क्या है स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग वर्ड वो वर्ड होता है जिससे हम किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, और एड्रेस करने के लिए ही हमारे नाम रखे गए हैं। जैसे राम को हम राम कह कर के एड्रेस करते हैं, रवि को हम रवि कह के एड्रेस करते हैं, रेखा को हम रेखा कह के एड्रेस करते हैं। और आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हमें अपनी एज से कोई बड़ा मिलता है तो हम उसको यदि हमें एड्रेस करना होता है, एग्जाम्पल हमें उसे को यदि मान लीजिए अभिवादन भी करना होता है तो हम उसको कहेंगे अंकल जी नमस्ते। तो अब अंकल जी क्या है, एड्रेसिंग वर्ड है। डॉक्टर के पास कोई यदि ओल्ड लेडी जाती है तो डॉक्टर अम्मा बताते हैं उसको। डॉक्टर के पास यदि कोई ओल्ड पर्सन जाते हैं तो बाबा बताते हैं। हम भी आपको जब बार बार आप देख रहे हैं, मैं बार बार आपको क्या कह के एड्रेस कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम जिसको जो कह करके एड्रेस करते हैं वो क्या है, एड्रेसिंग वर्ड होता है। अब हम फादर को डैडी कह करके एड्रेस, या पापा कह करके, या पिताजी कह करके एड्रेस करते हैं। मदर को हम मम्मी कह करके एड्रेस करते हैं। सिस्टर को हम सिस्टर कह के एड्रेस करते हैं, बड़ी होती है तो छोटी होती है उसका नाम ले करके एड्रेस करते हैं। बड़े भैया को हम भैया कह करके या भाई कह करके एड्रेस करते हैं, छोटा होता है हम उसका नाम लेते हैं। तो यहाँ मतलब कहने का है एड्रेसिंग वर्ड दिए हो यदि तो हम कैसे, और ये स्टूडेंट्स ध्यान रहे एड्रेसिंग वर्ड को हम पहचानेंगे कैसे, यदि एड्रेसिंग वर्ड सेंटेंस के शुरू में दिया है तो उसके बाद कोमा लगा होगा, और यदि सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में एड्रेसिंग वर्ड दिया है तो क्या होगा, उसके पहले कोमा लगा होगा। ये पहचान भी आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है, ही सेड राम
यू शुड गेट अप नाउ। अब देखिए ये राम, उसके बाद क्या लगा, कोमा। इसी सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ही सेड कोमा यू शुड गेट अप नाउ राम। अब देखिए यहाँ जब एड्रेसिंग वर्ड स्टार्टिंग में आया है, जब एड्रेसिंग वर्ड स्टार्टिंग में आया तो राम के बाद कोमा लगा है, और जब एड्रेसिंग वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आया तो राम के पहले कोमा लगा है। तो हम इससे पहचान सकते हैं यदि इसके बाद में कोमा लगा है स्टार्टिंग में ही तो ये एड्रेसिंग वर्ड है, और यदि लास्ट में वर्ड दिया है उसके पहले कोमा लगा तो इसका मतलब वो क्या है, एड्रेसिंग वर्ड है। तो स्टूडेंट्स यदि रिपोर्टेड स्पीच में एड्रेसिंग वर्ड दिए हों तो उनसे कैसे निपटा जाए, उनको कैसे फेस किया जाए, इसके लिए मैं आपको 2 रूल्स बताऊंगा। इसके 2 नियम हैं। नंबर ए, एड्रेसिंग वर्ड को निपटने के लिए, एड्रेसिंग वर्ड को एडजस्ट करने के लिए 2 रूल्स है, ए और बी। अब इसका मतलब क्या कहेंगे, ये रूल नंबर 3 का ए पार्ट है। तो रूल नंबर 3 का ए पार्ट क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में एड्रेसिंग वर्ड दिया हो और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच से उस एड्रेसिंग वर्ड को उठा करके रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह उसको लिख देते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, ही सेड राम यू शुड गेट अप। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच है इसका। स्टूडेंट्स आपने पहले मैंने बताया आपको रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है इन्वर्टेड कॉमाज से बाहर का पार्ट। तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमाज से बाहर का भाग है, जबकि राम यू शुड गेट अप नाउ ये इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का भाग है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ, ये रिपोर्टिंग स्पीच हुआ। ही इसका स्पीकर हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है और सेड रिपोर्टिंग वर्ब हुई, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा करके इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका ये हो जाएगा ही टोल्ड राम। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, टोल्ड क्यों हो गया, क्योंकि जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते ही वो सेड का सेड टू हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि से, सेज और सेड खाली तब आएगा जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। से, सेज और सेड यदि इनके साथ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ तो से खाली नहीं आएंगे, फिर टू आएगा इनके साथ। अब जब हमने राम को ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, सेड टू हो गया। सेड टू होते वो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो ही टोल्ड राम दैट। अब देखिए यू भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट क्या है, राम। ही टोल्ड राम दैट ही शुड गेट अप नाउ, किस में चेंज हो जाएगा, देन में। ही शुड गेट अप देन। तो हमने क्या किया, चाहे वो ये इस कंडीशन में हो चाहे इस कंडीशन में हो, यानी एड्रेसिंग वर्ड चाहे सेंटेंस के शुरू में, रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में लिखा हो या एड्रेसिंग वर्ड रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में लिखा हो, शुरू में लिखा हो तब भी, लास्ट में लिखा हो तब भी, दोनों सिचुएशन में हम उसे वहाँ से उठाएंगे और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस तरह से क्या हुआ, हमारा एड्रेसिंग वर्ड एडजस्ट हो गया और हमारे जो सेंटेंस की फ्लुएंसी है और अच्छी होगी। तो इस तरह से पहला रूल हमारा क्या हुआ, ए रूल इसका क्या हुआ, ए रूल इसका यह रूल नंबर 3 का ए, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में एड्रेसिंग वर्ड दिया हुआ है तो हम उसको उठा करके रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जरूरी नहीं हम ऐसा करें। जो दूसरा रूल मैं अभी जो भी इसका बी बताने जा रहा हूँ, हम चाहे तो बी वाला भी इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना चाहिए, अधिकांशतः आपको ये करना चाहिए कि यदि एड्रेसिंग वर्ड दिया है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। दूसरा इसका जो बी रूल है वो दोनों कंडीशन में काम करता है स्टूडेंट्स। वो दोनों कंडीशन में कैसे काम करता है, वो दोनों कंडीशन में काम करता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में एड्रेसिंग वर्ड दिया है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया है तब भी, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब भी, ये दोनों स्थिति में काम करता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में एड्रेसिंग वर्ड दिया है, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी दिया है, नहीं भी दिया तब भी क्या करते हैं हम, जो एड्रेसिंग वर्ड है उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच के शुरू में कॉलिंग एज या एड्रेसिंग एज करके जोड़ देते हैं। कॉलिंग एज या एड्रेसिंग एज, और वो वर्ड कॉलिंग एज प्लस वर्ड एड्रेसिंग एज प्लस वर्ड सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं और
वहाँ से रिपोर्टेड स्पीच से उसको रिमूव कर देते। एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी समझ आ जाएगा। देखिए जैसे द मिल्कमैन said to the old lady, my dear mother, I always give you pure milk। अब देखिए स्टूडेंट्स, द मिल्कमैन तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सैड टू क्या हो गया, वर्ब हो गया, और द ओल्ड लेडी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ दिए। तो अब ऑब्जेक्ट वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट तो हम लगा ही नहीं सकते अब, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। और स्टार्टिंग में दिया माई डियर मदर। ये जो माई डियर मदर है ये क्या है, ये एड्रेसिंग वर्ड है। क्यों एड्रेसिंग वर्ड, क्योंकि इसके बाद कोमा लगा है। माई डियर मदर, आई ऑलवेज गिव यू प्योर मिल्क। आई ऑलवेज गिव यू प्योर मिल्क ये रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन इस रिपोर्टेड स्पीच के साथ माई डियर मदर एड्रेसिंग वर्ड है। तो मैंने क्या बताया कि यदि ऑब्जेक्ट भी दिया है तब भी हम क्या करेंगे, इस एड्रेसिंग वर्ड को यहाँ से उठा करके हम शुरू में ले जाएंगे, और कॉलिंग एज, ऊपर लिखता हूँ, क्या कर देंगे हम, कॉलिंग एज हिज डियर मदर। देखिए अब हमने क्या कर दिया, माई डियर मदर कहा था हमने लिख दिया कॉलिंग एज हिज डियर मदर। उसने क्या कहा था, माई डियर मदर, हमने लिख दिया हिज डियर मदर। अब यहाँ कॉलिंग एज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एड्रेसिंग एज। हम ये भी कर सकते हैं एड्रेसिंग एज हिज डियर मदर, कोमा लगा करके, यहाँ कोमा लग जाएगा। द मिल्कमैन सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड द ओल्ड लेडी दैट। आई का क्या हो जाएगा, ही, चूंकि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मिल्कमैन के अनुसार, दैट ही ऑलवेज। और वर्ब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो गिव का क्या हो जाएगा, गेव। और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओल्ड लेडी के, तो हर हो जाएगा, हर प्योर मिल्क। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, हमने देखा कि यदि एड्रेसिंग वर्ड दिया है और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो एड्रेसिंग वर्ड को हम इसके इनडायरेक्ट स्पीच के शुरू में कॉलिंग एज लगा करके, एड्रेसिंग एज लगा करके लिख देते हैं, और वहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। तो कॉलिंग एज हिज डियर मदर, या हम इसको कर सकते हैं एड्रेसिंग एज हिज डियर मदर। द मिल्कमैन टोल्ड द ओल्ड लेडी दैट ही ऑलवेज गेव हर प्योर मिल्क। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यदि ऑब्जेक्ट दिया होता है तब हम इसको इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और जो मैंने पहली कंडीशन बताई उसमें भी हम रिमूव कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए उसको देख लेते हैं। देखिए यदि मान लीजिए क्या, ही सेड टू मी, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं रखते, ही सेड रोहन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अब देखिए यहाँ रोहन दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, जोड़ देंगे शुरू में, एड्रेसिंग या कॉलिंग एज रोहन, he said that he was। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि थर्ड पर्सन को मान लेते हैं। तो एड्रेसिंग एज रोहन, ही सेड, यदि यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वेस्टिंग
हिज टाइम। तो हो गया, एड्रेसिंग एज रोहन ही सेड दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम। ज़्यादा अच्छा क्या होगा, आप इसको ऑब्जेक्ट बनाइए। लेकिन यदि आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते तो इसका जो रूल 3 का जो बी है, रूल 3 का बी क्या कहता है कि आप दोनों तरह से, ऑब्जेक्ट दिया है तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि एड्रेसिंग वर्ड वाला रूल आपकी समझ में आ गया होगा, ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। नेक्स्ट रूल देखते हैं, नंबर 4 में क्या है स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच दिया होता है उसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसको बाद में देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को पहले देते हैं। या कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच बीच में देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, एक पहले दे दिया जाता है और एक बाद में दे दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच को ही शुरू में लिखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यू आर वेरी ब्रेव, शी सेड टू मी। अब देखिए, यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी ब्रेव इन्वर्टेड कोमा से शुरू हुई, यहाँ से कोमा खत्म हो गया। शी सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर का पार्ट है। हमें पता है इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर का पार्ट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर का भाग होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दिया है, रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया। लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच को ही पहले लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहले ले आएंगे। शी टोल्ड मी दैट। अब देखिए ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज वेरी ब्रेव, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज वेरी ब्रेव। तो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दी है, रिपोर्टेड स्पीच पहले दी है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम रिपोर्टिंग स्पीच को ही पहले लिखते हैं। तो ये आपका हुआ। ऐसे ही एक एग्जांपल यदि हम देखते हैं, बीच में दी है रिपोर्टिंग स्पीच को, यदि बीच में दिया तब भी हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं। देखो जैसे द प्रिंसिपल said the peon to me is out। अब देखिए यहाँ से कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू हुआ और यहाँ करके इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ इन्वर्टेड कोमा फिर शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन ये पार्ट इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच के 2 पार्ट बना दिए। रिपोर्टेड स्पीच एक है द प्रिंसिपल इज आउट, द प्रिंसिपल इज आउट एक रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन इसके 2 पार्ट बन गए और उसके बीच में किसको फंसा दिया, रिपोर्टिंग स्पीच को। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, हम रिपोर्टिंग स्पीच को शुरू में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, द पियोन टोल्ड मी that the principal was out। तो इस तरह से स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग स्पीच चाहे बीच में दी हो रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच चाहे बाद में दी हो, रिपोर्टिंग स्पीच चाहे सेंटेंस के शुरू में दी हो, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही लिखी जाएगी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका रूल नंबर 4। अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच 2 क्लोज की होती है और वो अक्सर व्हेन से शुरू होती है या इफ से शुरू होती है।
वो व्हेन से शुरू हो या इफ से शुरू हो या किसी भी कंजक्शन से शुरू होती है। जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच की क्लोज का हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। देखिए एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ही सेड व्हेन ही केम आई वॉज स्टडिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन ही केम ये एक क्लोज होगी, आई वाज स्टूडिंग ये दूसरी क्लोज होगी। किससे शुरू हुई है क्लोज? व्हेन से शुरू हुई है। व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट व्हेन ही had come, comma, I had been studying। अब स्टूडेंट्स यदि हम चेक करें तो ये क्लोज 1 और ये होगी आपकी क्लोज 2 और ये होगी क्लोज 3। अब स्टूडेंट्स हमने देखा हमारे पास 3 क्लोज है। क्लोज कितनी है हमारे पास? 3। और कंजक्शन कितने हैं हमारे पास? 2। हमने क्या किया? क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकंड के बीच में 2 कंजक्शन घुसेड़ दिए। क्लोज सेकंड और थर्ड के बीच में कोई कंजक्शन नहीं, वहाँ कोमा लगा हुआ है। तो क्या अच्छा मैनेजमेंट है? अच्छा मैनेजमेंट तब होगा जब हम प्रत्येक 2 क्लोज के बीच में एक कंजक्शन हो। ये स्टूडेंट्स वही सिचुएशन होगी यदि मान लीजिए मेरे पास 2 रोटी है और मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मैं दोनों रोटी यदि एक बच्चे को दे दूँ दूसरे को डांट दूँ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, भेदभाव हो गया ना। एक बच्चे का फेवर कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? 2 बच्चे हैं तो दोनों को 1-1 रोटी दे दूँ। अब मेरे पास 2 क्लोज हैं और 2 ही आवश्यकता है तो दोनों जगह में 1-1 लगा दूँ। देखिए हम क्या करें, ज़्यादा अच्छा है, इससे हम क्या करें? ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग व्हेन ही हैड कम। अब देखिए स्टूडेंट्स इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे पास क्लोज 1 और क्लोज 2 इसके बीच में ये कंजक्शन है। क्लोज 2 और क्लोज 3 इसके बीच में ये कंजक्शन है। अब हमने प्रत्येक दोनों क्लोज के बीच में एक कंजक्शन लगाया। यहाँ हमने क्या कर दिया था कि क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकंड के बीच में दैट और व्हेन 2 कंजक्शन आ गए थे। क्लोज सेकंड और क्लोज थर्ड के बीच में कोई कंजक्शन नहीं था। तो इस तरह की सिचुएशन सही नहीं है। अब देखिए ग्रामेटिकली इसको गलत नहीं काट सकते हम, ग्रामेटिकली इसको हम गलत नहीं काट सकते, सही है, लेकिन जो अट्रैक्शन जो लुक इस तरह से आएगा वो इस तरह से नहीं आएगा। तो अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव करने के लिए हम इस रूल को फॉलो करें। और ये रूल अच्छा भी है क्योंकि 2 क्लोज के बीच में कंजक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, जबकि सेंटेंस को हम चाहे जैसे लिख ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि क्या होगा, यदि व्हेन बीच में आ जाता है तो फिर हमें कोमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें व्हेन ही केम आई वाज स्टडिंग, इसको यदि हम लिख दें आई वाज स्टडिंग व्हेन ही केम तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्यों ना हम ऐसे लिखें, तो इसको हम ऐसे। और सेम कंडीशन हमारी क्या होती है इफ़ वाले सेंटेंसेज में भी, ऐसे ही हम इसी रूल को फॉलो करते हैं। एक एग्जाम्पल इफ़ वाला भी देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए उससे भी। ये रहा सेंटेंस, ही सेड टू मी इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्लोज तो ये होगी, ये दूसरी होगी और ये तीसरी होगी। या हम ये कहें कि रिपोर्टेड स्पीच में 2 क्लोज है और क्लोज किससे शुरू हो रही है? रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो? इफ से शुरू हो रहा है। अब यदि हम इसको सीधा बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट। दैट हमें अपने पास से लगाना पड़ेगा क्योंकि कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव कर रहे। इफ आई वर्कड हार्ड कोमा आई वुड पास। अब देखिए वही स्थिति स्टूडेंट्स, ये क्लोज फर्स्ट, ये क्लोज सेकंड, ये क्लोज थर्ड। क्लोज फर्स्ट के बीच में कंजक्शन कितने आ गए? 2, दैट और इफ। और यहाँ कोई कंजक्शन नहीं आ पाया। यदि हम चेंज करेंगे तो दोनों जगह कंजक्शन आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी
दैट आई वुड पास इफ आई वर्कड हार्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्लोज फर्स्ट, ये क्लोज सेकेंड, इसके बीच में एक कंजक्शन, ये क्लोज सेकेंड, ये क्लोज थर्ड, इसके बीच में भी एक कंजक्शन। तो इफ वाले सेंटेंस में भी हमें इस तरह से करना चाहिए, और व्हेन वाले सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच दो क्लोज की बनी है और वो कंजक्शन से शुरू हो रही है तो हमें उसके रिपोर्टेड स्पीच की जो क्लोजेज हैं उनके क्रम को चेंज कर देना चाहिए। कंजक्शन वाली क्लोज को बाद में ले जाना चाहिए ताकि दोनों क्लोज के बीच में एक एक कंजक्शन आ सके। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके सामने सम स्पेशल रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने बताया था स्टूडेंट्स ये यूनिक है और आपको यदि बुक में आप सर्च करेंगे तो रेयर मिलेंगे। आज स्टूडेंट्स आप इस स्थिति में हैं कि आप असर्टिव सेंटेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनकी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करके देखिए आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाते हैं, यानी यदि आपको कंटेंट समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, इसकी भी बेल को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे आने वाली वीडियोस के। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसी लगी आपको, और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। स्टूडेंट्स जितनी भी मैंने अब तक ये आपकी 6 वीडियोज़ बनाई है तो 6 की 6 वीडियो को थोरोली आप स्टडी करेंगे तब जा करके आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा। और जितना सीरियस से आप पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छे से आप एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, आप महारत हासिल हो जाएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। अभी हम केवल असर्टिव सेंटेंस को कर सकें, इससे आने वाली वीडियोस में हम बाकी चीज़ें देखेंगे, बाकी सेंटेंसेस को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।